ओके, तो हम लोग कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम में है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के जो पार्ट है उसमें, और उसके रिसेप्टर्स और उसके एक्शन पढ़ने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं ड्रग्स की तरफ। तो जो कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स होती है, कोलिनोमाइमेटिक मीन्स जो मिमिक करती है, जो एक्शंस उसके सिमिलरली प्रोवाइड करती है, कोलिनर्जिक सिस्टम के जो रिसेप्टर्स है उनको अगर हम एक्टिवेट करते हैं तो जैसे एक्शन प्रोवाइड होती है उस टाइप के एक्शन हमें कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स से मिलती है। तो कैसे हम कोलिनर्जिक सिस्टम के जैसी एक्शन डिराइव कर सकते हैं ड्रग्स के थ्रू? तो वो डायरेक्टली हम डिराइव कर सकते हैं या फिर हम इनडायरेक्टली डिराइव कर सकते हैं। अब डिफरेंस क्या होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? डायरेक्टली मीन्स कि आप जो कोलिनर्जिक सिस्टम्स के रिसेप्टर्स है, मस्केरिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स, इन वो ड्रग्स जाके उनको डायरेक्टली स्टिमुलेट करेगी। ठीक है, तो ये हो गई डायरेक्ट स्टिमुलेटिंग एक्शंस और मिमिकिंग द एक्शंस ऑफ कोलिनर्जिक सिस्टम। सो ये डायरेक्ट एक्शन हो गई। अभी इनडायरेक्ट एक्शन में क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्शन में हमें पता है कि कोलिनर्जिक सिस्टम में जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो है एसिटाइलकोलिन। अभी एसिटाइलकोलिन मेटाबॉलिज्म कैसे होता है? उसका जो मेटाबॉलिज्म जो होता है वो होता है उसके एक एंजाइम के थ्रू। वो एंजाइम का नाम है एसिटाइलकोलिन एस्टरेज। सो एक एसिटाइलकोलिन एस्टरेज नामक एक एंजाइम है जिससे इसका मेटाबॉलिज्म होता है। उसके पहले एसिटाइलकोलिन उसके जो निकोटिनिक और मस्केरिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर काम करती है। तो अगर हम उसका जो मेटाबॉलिज्म है ये स्लो कर दे और या फिर बंद कर दे तो क्या होगा? तो एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ने लगेगा और जिससे निकोटिनिक और मस्केरिनिक एक्शन भी अच्छी तरह से आने लगेगी और बढ़ने लगेगी। सो इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्शन। तो हमने डायरेक्टली मसल को स्टिमुलेट नहीं किया है, लेकिन हमने इनडायरेक्टली एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ा दिया है किसके थ्रू? ये एंजाइमेटिक मेटाबॉलिज्म को बंद करके, और जिससे निकोटिनिक और मस्केरिनिक एक्शन हमें मिलती है। तो इसे बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट एक्शन ऑफ कोलिनर्जिक सिस्टम। तो ऐसे ड्रग्स के थ्रू हम इनडायरेक्टली भी एक्शन ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट एक्शन भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अभी डायरेक्ट एक्शन में बात करते हैं तो डायरेक्टली एक्टिंग जो कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स होते हैं उसमें नेचुरल है कि पहला ड्रग है दैट इज एसिटाइलकोलिन जो मेन प्रोटोटाइप ड्रग है। उसके बाद कुछ सिंथेटिक एस्टर्स आते हैं, सिंथेटिक दवाइयाँ आती है, जैसे मेथाकोलिन हो गया, कार्बाकॉल हो गया, बेथनाकॉल हो गया, सब में कॉल है। ठीक है, कोलिन है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं। और फिर नेचुरल अल्कोलॉइड्स भी कुछ मिलते हैं, जैसे मस्केरिन, निकोटीन, पाइलोकार्पिन, एरेकोलिन। ठीक है, तो ये सब भी अगेन और जो कोलिनर्जिक सिस्टम के जैसे ही एक्शन क्रिएट करते हैं नेचुरल अल्कोलॉइड्स कुछ होते हैं। देखते हैं डिटेल में उनके बारे में। तो जनरली जो हमने अभी तक बात की है, जो एसिटाइलकोलिन हो गया और नेचुरल अल्कोलॉइड जो हो गया, कंपैरेटिवली बहुत कम यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें लगभग दोनों एक्शन रहती है। जैसे आप एसिटाइलकोलिन के बारे में देख लीजिए, उसमें मस्केरिनिक एक्शन भी है, निकोटिनिक है, तो ज़्यादा सिलेक्टिविटी हमें नहीं मिलती है। ठीक है, तो अगर आपको मस्केरिनिक एक्शन चाहिए तो आपको निकोटिनिक एक्शन लेनी ही पड़ेगी साथ में, और जिससे क्या होगा? निकोटिनिक साइड इफेक्ट होगा। अगर आपको निकोटिनिक एक्शन चाहिए तो मस्केरिनिक एक्शन लेनी ही पड़ेगी, तो मस्केरिनिक साइड इफेक्ट होगा। तो कहने का मतलब यह है कि ज़्यादा स्पेसिफिसिटी नहीं है। सो नॉन सिलेक्टिव एक्शन है दोनों रिसेप्टर्स के ऊपर, मस्केरिनिक और निकोटिनिक के ऊपर। फिर भी कुछ ज्यादातर एक्शन दिखाई दी है इन दोनों ड्रग्स की। जैसे कार्बाकॉल और बेथनाकॉल की बात की तो वो ज्यादातर जीआईटी और ब्लैडर के ऊपर मस्केरिनिक एक्शंस हमें देते हैं, जिससे कई बार हम उसका यूज कर सकते हैं। जैसे एटोनी ऑफ ब्लैडर हो गया, या फिर यूरिन रिटेंशन हो गया, या फिर एटोनी ऑफ जीआईटी हो गया। क्यों? क्योंकि एटोनी में क्या होता है कि टोन चला जाता है इसके स्मूथ मसल्स का। तो ऐसी कंडीशंस में टोन वापस लाने के लिए, उसकी मूवमेंट बढ़ाने के लिए हम लोग ये ड्रग्स यूज करते हैं। तो कैसे काम करेगी? जैसे हमें रिसेप्टर्स में पता था कि जो स्मूथ मसल्स का कंट्रैक्शंस करते हैं, जो M3 रिसेप्टर्स हैं, तो उससे डिफिकेशन बढ़ता है, उससे यूरिनेशन बढ़ता है। तो वो सब चीज़ें हम बेनिफिट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं ये कंडीशंस में, जैसे एटोनी ऑफ ब्लैडर और एटोनी ऑफ जीआईटी। लेकिन जैसे हमने बात की कि इसकी साइड इफेक्ट प्रोमिनेंट है, सिलेक्टिविटी नहीं है, तो कोलिनर्जिक स्टिमुलेशंस के जो
साइड इफेक्ट्स होते हैं वो होते हैं। क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे हमने बता दिया कि अगर हम M3 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं तो उससे स्मूथ मसल एक्टिविटी स्पेशली ऑफ GIT एंड यूरिनरी ट्रैक बढ़ जाता है। तो इससे इनवॉलंटरी यूरिनेशन हो गया, डिफिकेशन हो गया, GI स्पाज्म हो गया, इससे बेल्चिंग, कोलिक हो गया। हमें पता है कि M3 रिसेप्टर्स वाजोडाइलेशंस करता है, ब्लड फ्लो बढ़ाता है, तो इससे फ्लशिंग हो जाता है। स्वेटिंग भी होता है, उसके बारे में हमने डीप में देखा है। फॉल इन BP होता है, नाइट्रस ऑक्साइड मीडिएटेड, और ब्रोंकोस्पाज्म, ब्रोंकस के स्मूथ मसल्स का भी कंस्ट्रिक्शंस होता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो नॉन सिलेक्टिव एक्शंस के साथ जुड़ी हुई है। ये जो नेचुरल अल्कलॉइड्स हैं उसमें जैसे हमने बात की एसिटाइल कोलिन सबसे मेन होता है, लेकिन क्यों हम एसिटाइल कोलिन को जनरली यूज नहीं कर पाते हैं, वो दो मेन रीजन है। पहला जो रीजन है क्यों हम एसिटाइल कोलिन को नॉर्मली हम नहीं यूज कर पाते एज ए थेराप्यूटिक पर्पज, क्योंकि जो पहला मेन रीजन है कि नॉन सिलेक्टिव एक्शन है। ठीक है, जैसे हमने बात की नॉन सिलेक्टिव एक्शन से मस्करिनिक के ऊपर भी काम करता है, निकोटिनिक के ऊपर भी काम करता है, तो इससे सिलेक्टिविटी नहीं मिल पाती है, साइड इफेक्ट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो दूसरा एक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी जो एक्शन है वो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है। ठीक है, मीन्स अगर हमने बॉडी में इंट्रोड्यूस ही अभी तक किया है और विद इन फ्यू सेकंड उसकी एक्शन चली जाती है, तो इतना छोटा टाइम के लिए काम करती है। जैसे मान लीजिए हमने एक डॉग के अंदर एक्सपेरिमेंट हम लोग डॉग के अंदर करते थे, तो डॉग के अंदर अगर हम लोग ये एसिटाइल कोलिन नामक ड्रग डालते हैं तो वो क्या करती है कि डॉग में जो ब्लड प्रेशर है वो फॉल करती है, उसका ब्लड प्रेशर कम करती है। ठीक है, नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर रहता है उससे वो कम कर देती है। क्यों कम कर देती है? लॉजिकल है, M3 रिसेप्टर्स के ऊपर काम करेगी, M3 रिसेप्टर्स के थ्रू नाइट्रस ऑक्साइड के थ्रू वासोडाइलेशन होगा और BP फॉल होगा। लेकिन उसके बाद तुरंत से शार्प शूटअप होके BP फिर से नॉर्मल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, थोड़े ही टाइम के लिए काम करती है ये ड्रग और फिर से नॉर्मल सिचुएशन आ जाती है। तो उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि वो फटाफट से उसका जो एंजाइम है, मेटाबॉलिज्म करने का एंजाइम है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, उसकी मदद से ये मेटाबोलाइट हो जाती है, उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है, और बिकॉज ऑफ दैट मेटाबॉलिज्म उसका जो एक्शन है वो शॉर्ट एक्शंस रहता है। सो बिकॉज ऑफ दिस टू रीजंस हम लोग इसे ज़्यादा थेराप्यूटिकली नहीं यूज़ करते हैं। कौन कौन से रीजंस है? पहला, एक तो नॉन सिलेक्टिव एक्शन है, दोनों रिसेप्टर्स के ऊपर काम करती है, और दूसरा चीज़ उनका जो एक्शन है बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है बिकॉज उसका फटाफट एसिटाइल कोलिन एस्टरेज से मेटाबॉलिज्म हो जाता है। अभी जो दूसरे अल्कलॉइड्स हैं वो देखते हैं। जो एक है मस्करीन, जो मशरूम के अंदर से मिलता है, निकोटीन हमें पता ही है टोबैको के अंदर होता है, एराकोलिन जो बीटल नट्स होते हैं उसके अंदर के भी एराकोलिन हम डिराइव करते हैं। एक जो थेराप्यूटिकली जो यूज करते हैं उसका नाम अभी नहीं यूज करते, लेकिन काफी टाइम के लिए वो यूज किया जाता है, जिसका नाम है पाइलोकार्पिन। तो ये पाइलोकार्पस जेबोरेंडी में से मिलता है, ये एक टर्शरी अमाइन है और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस करता है। सो हमें पता है कि लिपिड सॉल्युबिलिटी होती है कोई भी ड्रग की, तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है। M3 रिसेप्टर्स के ऊपर ज़्यादा काम करता है, निकोटिनिक रिसेप्टर के ऊपर कम काम करता है, और जिससे उसके काफ़ी यूजेस थे। अभी ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, लेकिन अभी तक काफ़ी यूज़ थे उसके। और जो मेन यूज़ था वो स्पेशली आई के जो कंडीशन है उसके अंदर ये पाइलोकार्पिन यूज़ किया जाता है। तो स्पेशली जो यूज़ होता है वो है ग्लोकोमा। ठीक है, ग्लोकोमा के बारे में हम लोग देखेंगे कि ग्लोकोमा क्या है। सो ओपन एंगल ग्लोकोमा के अंदर आई ड्रॉप्स के तौर पर इसे यूज़ किया जाता था। और कैसे यूज़ ग्लोकोमा में ये ड्रग्स बेनिफिशियल होती हैं, हमें पता ही है कि ग्लोकोमा में क्या होता है कि जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर ऐसे केस में अगर हम मियोसिस करते हैं, ठीक है, कोई भी ड्रग्स जो मियोसिस करती है, सो वो क्या करती है कि आइरिस और कॉर्निया का जो एंगल है ये एंगल बढ़ा देती है, ये इंक्रीज कर देती है मियोसिस करने वाली ड्रग, जिससे क्या होता है कि एक्वस ह्यूमर जो होता है उसका आउटफ्लो बढ़ जाता है और जिससे इंट्राक्यूलर प्रेशर डाउन होता है। सो ऐसी मियोसिस करने वाली ड्रग्स ज़्यादा बेनिफिशियल होती है ऐसी ग्लोकोमा वाली कंडीशंस में। तो हमारी जो ड्रग्स हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स वो सब मियोसिस करती हैं, इंक्लूडिंग दिस पाइलोकार्पिन। सो इसीलिए ये मियोसिस वाली ड्रग्स ग्लोकोमा में बेनिफिशियल है, तो इसमें यूज होता है। दूसरा है टू काउंटर एक्ट द मिड्रियासिस।
कई बार क्या होता है कि जैसे ये कंडीशन हो गई एडेजियोलाइसिस, ठीक है, कई बार क्या होता है आइरिस और लेंस के बीच काफ़ी सारे एडेजन्स हो जाते हैं, तो उस टाइम आपको मिड्रियासिस भी करना पड़ता है और मियोसिस भी करना पड़ता है। तो ऐसा करके आप एडेजन्स काफ़ी तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे मिड्रियासिस को काउंटरैक्ट करने के लिए भी ये ड्रग्स दी जाती है। और ये ड्रग्स क्या करती है, M3 रिसेप्टर्स के ऊपर काम करती है, तो सिक्रीशंस बढ़ा देंगी, ग्लैंड का सिक्रीशंस बढ़ा देगी। तो कई बार कुछ सर्जरी होती है, जैसे लैरिंजल सर्जरी हो गई, तो उसके बाद क्या होता है कि ग्लैंडुलर सिक्रीशंस कम हो जाते हैं। तो एज अ साइलॉग सिक्रीशन बढ़ाने के लिए भी ये ड्रग्स यूज की जाती है। साइड इफेक्ट्स क्या होता है, आई में यूज करते हैं तो आई में M3 रिसेप्टर्स ज्यादा स्टिमुलेट हो जाने से सिलियरी मसल्स का टोन बहुत बढ़ जाएगा, जिससे ब्रो पेन, आई का पेन और स्पाज्म ऑफ अकोमोडेशन बहुत होने का चांसेस है, ठीक है। स्टिंगिंग सेंसेशंस भी थोड़ा बहुत होता है, जैसे फॉरेन बॉडी सेंसेशंस होता है उस टाइप का सिंगिंग सेंसेशंस भी होता है। अभी हम देखेंगे एंटीकोलिन एस्टरेज एजेंट्स के बारे में, ठीक है। नाम क्या सजेस्ट करते हैं, एंटीकोलिन एस्टरेज मीन्स यहाँ पे क्या है, एसिटाइल कोलिन जो है उसका मेटाबॉलिज्म होता है, कौन से एंजाइम से होता है उसका मेटाबॉलिज्म, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज नामक एंजाइम से उसका मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। हमें पता ही है कि एसिटाइल कोलिन का ऐसे मेटाबॉलिज्म होता है, ये उसका फेट होता है मेन, इससे उसकी एक्शन कम हो जाती है। तो अभी क्या है, एंटी कोलिन एस्टरेज मीन्स ये जो कोलिन एस्टरेज जो मेटाबॉलिज्म करता है एंजाइम एसिटाइल कोलिन का, उसको हम एंटी करेंगे, मीन्स कि उसको बंद कर देंगे। तो उससे इवेंचुअली क्या होगा, एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ने लगेगा। सो ये ऐसे एजेंट्स हैं जो इनडायरेक्टली एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ाते हैं। कहने का मतलब ये इनडायरेक्ट कोलिनोमाइमेटिक एजेंट्स हैं। देखते हैं डिटेल में उनके बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में कई बार पूछते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में जो कंसेप्ट है वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो जी जो एंटीकोलिन एस्टरेसिस होते हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल। क्या होता है वो हम लोग डिटेल में देखेंगे, अभी आप सिर्फ नाम के ऊपर फोकस कीजिए। मोस्टली जो रिवर्सिबल होते हैं वो होते हैं कार्बामेट्स, और इरिवर्सिबल जो मोस्टली होते हैं वो होते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। ये सभी नाम है कार्बामेट्स जो रिवर्सिबल एंटीकोलिन एस्टरेसिस है, और जो वो है इरिवर्सिबल एंटीकोलिन एस्टरेज। एक्सेप्शन कार्बामेट्स में यही दो है, कार्बारिल और प्रोपोक्सर, की जो कार्बामेट होने के बावजूद इरिवर्सिबल कैटेगरी में है। अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। कुछ नाम जो है आप याद रख लीजिए, जैसे कार्बामेट्स और रिवर्सिबल जो है उसमें है फाइजोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन, पाइरिडोस्टिगमिन, इड्रोफोनियम, रीवास्टिगमिन, गैलेंटामाइन, डोनेपेजिल। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, लेकिन माइन से आप काफ़ी सारे याद रख सकते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स अलग ही है, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में मेलाथियोन, पैराथियोन, डायाजिनोन, इकोथायोफेट, ये सब नाम है जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं। तो अभी क्या होता है कि नॉर्मली आप समझ लीजिए कि एसिड हमने जैसे बात की कि जो एसिटाइल कोलिन है उसका जो मेटाबॉलिज्म जो एंजाइम की मदद से होता है वो है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज नामक एंजाइम। अब कैसे उसका मेटाबॉलिज्म होता है, जो हमें पता है कि इससे क्या होता है कि एसिटाइल कोलिन इनएक्टिवेट हो जाता है और कोलिन अलग हो जाता है, और कोलिन फिर अगेन रीयूटिलाइज हो जाता है। तो कैसे ये सब चीज़ होती है वो देखते हैं। तो ये जो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम है उसमें मेनली दो साइड होती है, एक होती है एनायनिक साइड और एक होती है एस्थेरेटिक साइड। ये जो एस्थेरेटिक साइड है ये मोस्ट एक्टिव साइड है, ठीक है। तो जब भी एसिटाइल कोलिन ये एंजाइम के पास आता है ऐसे, तो वो जो एस्थेरेटिक साइट है वहां पे अटैच हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि यहां से ये बॉन्ड टूटने लगता है, और जिससे ये कॉम्प्लेक्स एस्थेरेटिक साइट के साथ अटैच हो जाता है, ये सेगमेंट अलग हो जाता है जिसे हम लोग कोलिन बोलते हैं, ठीक है। अभी तक क्या है कि ये जो सेगमेंट है वो एस्थेरेटिक साइट के साथ अटैच्ड ही है, तो उसको भी अलग करना जरूरी है। क्यों अलग करना जरूरी है, अगर इसको हम अलग नहीं करेंगे तो हमारा जो ये कॉम्प्लेक्स बना रहेगा, जो जिससे ये हमारा एंजाइम है वो ऑक्यूपाइड ही रहेगा, वो दूसरे एसिटाइल कोलिन को भी उसको मेटाबोलाइज करना है ना, तो वो नहीं कर पाएगा। तो ये उसको रीएक्टिवेट करना भी बहुत जरूरी है ये एंजाइम को, ठीक है। सो जो रीएक्टिवेशन होता है वो रीएक्टिवेशन होता है H2O की मदद से। सो अब कोलिन तो अलग हो गया,
लेकिन ये कॉम्प्लेक्स को अलग करने के लिए अब H2O इम्पॉर्टेंट है। तो अब H2O की प्रेजेंस में अभी क्या होता है कि ये सेगमेंट फिर से अंडर केमिकल प्रोसेस में जाता है, उससे एसिटिक एसिड बन जाता है और अब हमारे पास ये फ्री कोलिन एस्टरेज एंजाइम फिर से अवेलेबल हो जाता है दूसरे एसिडाइल कोलिन को मेटाबोलाइज करने के लिए। तो ये एक पूरी प्रोसेस होती है, उसे एसिटाइलेशन प्रोसेस बोलते हैं, एसिटाइलेशन ऑफ कोलिन एस्टरेज एंजाइम। तो इस तरह से जो कोलिन एस्टरेज एंजाइम है वो एसिटाइल कोलिन का मेटाबोलाइज्म करता है और फिर से अगेन रीएक्टिवेट स्टेट में आ जाता है दूसरे एसिटाइल कोलिन को मेटाबोलाइज करने के लिए। अभी रिवर्सिबल एंटीकोलिन एस्टरेज क्या होता है कि जो रिवर्सिबल, जैसे हमने बात की कि जो रिवर्सिबल में जो मोस्टली जो होते हैं वो कार्बामेट्स होते हैं। तो कार्बामेट्स क्या करते हैं, ये एस्टरेटिक साइट के साथ बाइंड होके ये जो एंजाइम है उसका कार्बामाइलेशंस करते हैं, उसका कार्बामाइलेशन प्रोसेस करते हैं। उससे होता क्या है, उससे जो मेन फर्क पड़ता है वो रीएक्टिवेशन प्रोसेस में होता है। अब जो H2O की प्रेजेंस में जो रीएक्टिवेशन प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो होता है, धीरे धीरे होता है। तो इट टेक्स टाइम टू रीएक्टिवेट दिस कोलिन एस्टरेज एंजाइम। सो ये कोलिन एस्टरेज एंजाइम को रीएक्टिवेशंस में अब टाइम लगेगा क्योंकि H2O के साथ जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो रही है। इनिशियली जो एसिटाइल कोलिन के टाइम पे एसिटाइलेशन में होती थी वो बहुत फास्ट एकदम क्विक होती थी, तो क्विक से कोलिन एस्टरेज एंजाइम रीएक्टिवेट हो जाता था, दूसरा एसिटाइल कोलिन लेता था, उसको मेटाबोलाइज कर देता था। तो बहुत क्विक माइक्रो सेकंड्स में एक्शन होती थी। अभी क्या होता है कि बहुत स्लो एक्शन हो गया है क्योंकि अब ये ऑक्यूपाइड हो गया है कार्बामाइलेशन प्रोसेस से, कार्बामेट्स से। तो इसलिए उसको एक्टिवेट होने में बहुत देर लग रही है, ठीक है। जबकि फिर भी ये रिवर्सिबल है, मीन्स ये एक्शन रिवर्सिबल है, मीन्स कभी ना कभी तो ये एंजाइम रिकवर होगा। लेकिन अब कुछ ड्रग्स हैं जो इरिवर्सिबली बाइंड होते हैं, जैसे फॉस्फोराइलेशन। ये जो कार्बामाइलेशन था ये रिवर्सिबल था और जो फॉस्फोराइलेशन है ये इरिवर्सिबल है। तो अब यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होने से क्या होगा कि ये जो एंजाइम है वो इरिवर्सिबल स्टेट में चला जाता है कुछ टाइम के बाद, 2-3 घंटे के बाद, कि अब अगर आप H2O लाओगे तो भी उसका रीएक्टिवेशन पॉसिबल नहीं है। सो उसका रीएक्टिवेशन अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब ये जो एंजाइम है वो इरिवर्सिबल स्टेट में चला जाता है बिकॉज ऑफ दिस फॉस्फोराइलेशन एंड थोड़ा टाइम जाने के बाद, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम इरिवर्सिबल एक्शन ऑफ कोलिन एस्टरेज इनहिबिशन, ठीक है। सो ये हमको पता चल गया कि कार्बामेट्स और फॉस्फोराइलेशंस में क्या फ़र्क है। अभी अगर हमको ये कोलिन एस्टरेज एंजाइम फिर से चाहिए बॉडी में, क्योंकि कोलिन एसिडाइल कोलिन का मेटाबॉलिज्म तो करना ही पड़ेगा, ज़्यादा एसिडाइल कोलिन बॉडी में जमा हो गया तो भी दिक्कत है, निकोटिनिक मस्करिनिक साइड इफेक्ट्स आ सकती है। तो अगर इसको मेटाबोलाइज करना है तो अभी क्या हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन 2 ही है। एक रीएक्टिवेटिंग ड्रग्स दे, हम लोग कुछ ड्रग्स बाहर से दे जिससे हम उसका रीएक्टिवेशन कर दे, लेकिन वो भी विद इन कुछ 5 to 6 आवर में ही हमें करना पड़ेगा क्योंकि एक बार वो जो इरिवर्सिबल स्टेट में चला गया तो फिर से नहीं होगा। या फिर अगर इरिवर्सिबल स्टेट में चला गया है तो हम बाहर से ही न्यू एंजाइम ही हम दे बॉडी को कि जिससे फिर से एसिटाइल कोलिन का मेटाबॉलिज्म होने लगे। देखेंगे उसके बारे में, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमने कोलिन एस्टरेज इनहिबिटिंग ड्रग्स जो देखी है उसमें हम लोग पहले देखते हैं दैट इज कार्बामेट्स। तो कार्बामेट्स मोस्ट ऑफ दी ड्रग्स होते हैं, ठीक है, जो हम थेराप्यूटिकली यूज करते हैं। तो उसमें जो मेजर 2 ड्रग्स होते हैं वो है फाइजोस्टिगमिन और नियोस्टिगमिन। क्या फर्क है, ये एग्जाम में बहुत टाइम पूछते हैं। जो मेन फर्क है वो है लिपिड सॉल्युबिलिटी का। ये जो नेचुरल अल्कलॉइड है फाइजोस्टिगमिन और नियोस्टिगमिन सिंथेटिक दवा है। जो मेन फर्क है ये है टर्शरी अमाइन है, छोटा है और लिपिड सॉल्युबल है। ये क्वाटरनरी अमाइन है, ये बड़ा है और लिपिड इनसॉल्युबल है। तो इससे लॉजिकली क्या होगा कि CNS में इसका पेनिट्रेशन बहुत अच्छा होगा, कोई भी बैरियर होगा वो अच्छी तरह से पार करके ये फाइजोस्टिगमिन निकल जाएगा। तो अगर आपको CNS एक्शन चाहिए या आपको कॉर्निया को पेनिट्रेट करके आई के अंदर कोई भी टाइप का एक्शन चाहिए तो विच ड्रग विड बी मोर सुटेबल, फाइजोस्टिगमिन अच्छे तरीके से काम करेगा। उसके सामने जो नियोस्टिगमिन है वो बड़ा मोलेक्यूल है, क्वाटरनरी अमाइन है और लिपिड सॉल्युबिलिटी उसका अच्छा नहीं है, तो उसका अच्छा CNS पेनिट्रेशन नहीं होगा, कॉर्नियल पेनिट्रेशन अच्छा नहीं होगा। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आई की कंडीशन उसमें वो ज़्यादा काम नहीं करेगी, तो पेरिफेरल कंडीशंस में ज़्यादा काम करेगी। जैसे
मसल के रिलेटेड कोई कंडीशन है जिसे हम लोग बोलते हैं मायस्थीनिया ग्रेविस, सो इसके अंदर उसका ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है। तो ये दो ड्रग इंपॉर्टेंट है, फाइजोस्टिगमिन और नियोस्टिगमिन। दूसरी भी कुछ हमने ड्रग्स देखी थी कार्बामेट्स के अंदर, उसके बारे में भी देख लेते हैं। दूसरी एक ड्रग थी पाइरिडोस्टिगमिन और एम्बेनोनियम। ये दोनों ड्रग है, ये दोनों लॉन्गर एक्टिंग ड्रग्स हैं, पोटेंसी उसका कम है लेकिन थोड़ी लॉन्गर एक्टिंग ड्रग्स है। तो मायस्थीनिया ग्रेविस जैसी कंडीशंस में, मसल की कोई पैथोलॉजी वाली कंडीशंस में हम लोग यूज़ करते हैं। क्या होता है मायस्थीनिया ग्रेविस, उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। फिर एक था इड्रोफोनियम। इड्रोफोनियम भी हम लोग मायस्थीनिया ग्रेविस में ही यूज़ करते हैं, लेकिन एज अ डायग्नोस्टिक पर्पज यूज़ करते हैं। मायस्थीनिया ग्रेविस को डायग्नोसिस करने के लिए यूज़ करते हैं। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत ही कम होता है, बहुत ब्रीफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। कैसे काम करता है, किस तरह से ये डायग्नोस करता है, वो हम लोग डिटेल में देखेंगे। एक दूसरा कार्बामेट था, उसका नाम है टैकरीन। टैकरीन जनरली ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके ब्रेन में अच्छी तरह से लॉन्गर ड्यूरेशंस के लिए काम करता है। अल्जाइमर डिसीज अगर आपने सुना होगा, जिसमें आदमी को मेमोरी लॉस होता है, सो उस कंडीशंस में कोलिनर्जिक एक्टिविटी ब्रेन में बढ़ाने के लिए ये ड्रग्स काफ़ी यूज हुआ था। टैकरीन काफ़ी प्रॉमिसिंग था, लेकिन बिकॉज उसकी साइड इफेक्ट्स हेपेटोटॉक्सिसिटी थी, लिवर एंजाइम्स बहुत बढ़ जाते थे, तो इसीलिए अब वो ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। दूसरी भी कुछ ड्रग्स हैं, रिवास्टिगमिन, डोनेपेजिल, गैलेंटामाइन, ये सब कार्बामेट एजेंट्स हैं जो हमने देखे हैं, और वो सभी अल्जाइमर डिसीज में काम करते हैं। दूसरी दो ड्रग्स हैं, दैट इज डाइफ्लॉस और इकोथायोफेट। डाइफ्लॉस का नाम है, जैसे DFP लिखा है, डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट। तो ये बहुत ही पोटेंट और लॉन्गर एक्टिंग एंटीकोलिनेस्टेरेसिस है, और अब वो ऑब्सोलेट हो चुका है, उसको मायोटिक के तौर पे यूज किया जाता है। जबकि इकोथायोफेट है, वो जो ऑर्गोनोफॉस्फेट्स है, वो भी लॉन्गर एक्टिंग है और मियोटिक के तौर पे यूज होता है। ये भी वाटर सॉल्युबल होता है। तो ये जो दो ड्रग्स हैं, डाइफ्लॉस और इकोथायोफेट, दोनों एज अ मायोटिक के तौर पे यूज होती थी आई की कंडीशंस के अंदर।